राइट, सो जो नेक्स्ट रूल हमारा आता है वो है कि हमें ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, ये दो अलग टर्म्स हैं, इनको सेम नहीं समझना है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ऑक्शन है, जैसे ऑक्शन का इसमें बहुत मेन एग्जांपल रहता है। ऑक्शन क्या होता है समझते हो ना, कि पब्लिकली मैं किसी भी गुड्स का सेल कर रहा हूँ, एंड जो मैक्सिमम प्राइस बोलता है कि हाँ मैं इतने देने को तैयार हूँ, उसे वो चीज़ बेच दी जाती है। बेसिकली नीलामी जिसे बोलते हैं, नीलामी लगना किसी चीज़ की, बोली लगना भी वही चीज़ होती है। देखो, अगर मेरे को गुड्स सेल करने हैं, मैंने उस चीज़ की एक एडवर्टीजमेंट लगा दी कि मैंने गुड्स सेल करने हैं बाय ऑक्शन, ऑक्शन के थ्रू सेल होंगे गुड्स, इसका एक एडवर्टीजमेंट मैंने लगा दिया मान लो। जो एडवर्टीजमेंट है वो एक इनविटेशन है सिर्फ ऑफर का, कि मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे जब मैं ऑफर करूँगा। जब एक्चुअल में वो ऑक्शन होगा तब मैं ऑफर करूँगा। वो एडवर्टीजमेंट सिर्फ एक इनविटेशन है कि आप मेरे ऑफर्स को सुनने के लिए आओ ऑक्शन में। तो एडवर्टीजमेंट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। कोई एडवर्टीजमेंट को बोले कि आपने तो ऑफर किया था, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब आपने मुझे देना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ नहीं होती है। क्योंकि अगेन मैंने बताया वो एक सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है, वहाँ पे एक्चुअल ऑफर नहीं हुआ है। ठीक है। अब इसके ये मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ पता है, एक केस आएगा अभी, वो आपको समझना है। उससे आप समझ जाओगे कि बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है और वो क्यों ऑफर वाला इक्वल नहीं होता। देखो, एडवर्टीजमेंट फॉर सेल बाय ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर टू होल्ड द सेल। इट डज नॉट बाइंड द ऑक्शनियर टू सेल द गुड्स सिंस द अनाउंसमेंट इज नॉट एन ऑफर। सिर्फ गुड्स को मैं बेचूंगा, इस चीज़ का अनाउंसमेंट करना इज नॉट इक्वल टू ऑफर। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद अगेन, क्योंकि वो ऑफर ही नहीं है, तो उसको कोई एक्सेप्ट करके ये नहीं बोल सकता कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तुम्हारे साथ। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वाली कोई लाइबिलिटी भी नहीं होगी। इस चीज़ से ये समझो कि व्हेन एन ऑक्शन इज एक्चुअली हेल्ड, अ बिड बिकम्स एन ऑफर। जब एक्चुअल में वो ऑक्शन होगा, तो जो मैं बिड करूंगा कि हाँ इतना प्राइस दे रहा है कोई, तो वो बोलेगा हाँ मैं दे रहा हूँ, वो ऑफर और एक्सेप्टेंस है। उस टाइम पे मैं ऑफर कर रहा हूँ और उस टाइम पे वो एक्सेप्ट कर रहा है। उससे पहले वाला सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट है, वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है। ठीक है। एंड व्हेन द हैमर फॉल्स ऑन द हाईएस्ट बिड देयर इज एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। भाई कि जिसने बोला हाईएस्ट मतलब वो जो देगा, उसने वो एक्सेप्ट किया है, वो वहाँ जाके वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक केस है, इस बहुत ध्यान से समझना है इस केस को। हैरिस वर्सेस निकर्सन का केस है। ठीक है। केस में क्या होता है कि एक ना एडवर्टीजमेंट, पहले समझ लो क्या है। एक एडवर्टीजमेंट लगाता है ऑक्शनियर, ऑक्शन जो कर रहा है वो एडवर्टीजमेंट लगाता है कि मैंने अपनी ऑफिस का एक फर्नीचर है, वो मैंने बेचना है बाय पब्लिक ऑक्शन। ऑक्शन में पब्लिक को बेचना है किसी को। और एक इंसान है जो सिर्फ उस ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट पढ़ के लंदन से उस जगह आता है जहाँ पे ऑक्शन होना होता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो ऑक्शन कैंसिल हो चुकी है। अब यहाँ पे वो बंदा जो लंदन से आया है, इतनी दूर से आया है, वो बोलता है कि भाई ये गलत बात है, आपने ऑफ़र किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं उसके चलते लंदन आया, मतलब लंदन से आया हूँ, तो मेरे जो एक्सपेंसेस लगे हैं इतने सारे, वो आपको बियर करने पड़ेंगे क्योंकि आप अपने कही हुई बात से पीछे हट रहे हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने कोई ऑफ़र नहीं किया, उसने सिर्फ एडवर्टीजमेंट डाली थी जो कि ऑफ़र के इक्विवेलेंट नहीं होती है, इसलिए आपका बीच में उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली लाइबिलिटीज़ उस पर नहीं डाल सकते, वो लायबल नहीं है आपको कोई भी एक्सपेंसेस आपके बियर करने के लिए। इसके अलावा एक और एग्जांपल में हम आते हैं, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विद प्राइस टैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड केसेस आते हैं, तो समझना इस चीज़ को भी। एक दुकान है, मैं थोड़ा इसको साइड में लेके जाता हूँ और एक चीज़ आप खुद थोड़ा सोच समझ के बताना। एक दुकान है, उस दुकान पे अंदर जाने से पहले ये गेट है। ठीक है। यहाँ पे कुछ मैनिक्विन्स लगे होते हैं ना, मैनिक्विन समझते हो, वो बॉडीज़ जिस पे वो कपड़े टंगे होते हैं, फेक बॉडीज़ ऑब्वियसली। तो वो मैनिक्विन्स लगे हैं, उस पे ड्रेस है मान लो 3, प्राइस टैग्स उस पे लगे हैं। उस प्राइस टैग को देख के बाहर से कोई किसी ने बोला कि ये ड्रेस मान लो 2000 रुपये की मिल रही है। वो अंदर गया, उसने बोला ये ड्रेस 2000 की मुझे दे दो। शॉपकीपर ने बोला नहीं मैं आपको नहीं दूंगा।
जो कस्टमर था वो बोलता है आपने बाहर प्राइस टैग लगा रखा है, इसका मतलब आप हमें ऑफ़र कर रहे हो वो जो कपड़ा है आप हमें ऑफ़र कर रहे हो, तो आपको हमें देना पड़ेगा, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जाता है वो। तो शॉपकीपर ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऑफ़र नहीं किया है तुम्हें, वो सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफ़र है जो मैंने बाहर लगा रखा है। और यहाँ पे वो शॉपकीपर सही है, इस चीज़ को समझो। तो फिर कस्टमर ये पूछता है कि फिर वो कब हुआ ऑफ़र? अगर बाहर लगा हुआ ऑफ़र नहीं है तो आप मुझे कब कर रहे हो ऑफ़र? शॉपकीपर तब बताता है कि जब मैं तुम्हें ऑफ़र कर ही नहीं रहा हूँ। और इस मतलब बात एक्चुअल बता रहा हूँ मैं, जो सच होती है, केस नहीं बता रहा हूँ कोई। तो उसने ये जो बताया सही बात ये थी कि किसी भी शॉप में जब आप जा रहे हो, शॉपकीपर इज़ नॉट ऑफरिंग यू एनीथिंग। उसकी शॉप से वो कुछ आपको ऑफ़र नहीं कर रहा है। आप वो ड्रेस लेके बाहर से जो आपको पसंद आई वो आप अंदर जाते हो और वो उठाते हो और बोलते हो मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो। तो आप यानी कस्टमर शॉपकीपर को ऑफ़र कर रहा है कि मैं ये ड्रेस लूँगा, आपको 2000 रुपये दूंगा, ये मेरा ऑफ़र है आपको, क्या आप यानी शॉपकीपर इसे एक्सेप्ट करके मुझे वो दे दोगे? और फिर शॉपकीपर बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ और तुम्हें ये बेच रहा हूँ। तो यूजुअली दिमाग में ऐसा होता है कि कुछ शॉपकीपर वाले जो ऐसे प्राइस टैग्स लगे होते हैं, वो प्राइस टैग्स एक ऑफ़र हैं, लेकिन नहीं। उन उन उस केस में ये है कि जब कोई दुकान में अंदर जाके वो कस्टमर है और बोलता है मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो कस्टमर ऑफ़र कर रहा होता है शॉपकीपर को। ऑफ़र इज़ मेड बाय द कस्टमर, नॉट द शॉपकीपर, एंड शॉपकीपर विल एक्सेप्ट द ऑफ़र इफ़ ही वांट्स टू सेल द प्रोडक्ट और नॉट। एंड वो फिर जब एक्सेप्ट होता है तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। कुछ नई चीज़ पता लगी? इस चीज़ को पढ़ते हैं एक बार। वेयर अ शॉपकीपर displays goods in a shop with a slip on them stating a price, his act is not an offer. समझ रहे हो? His act is not an offer, but is merely an invitation to the public to make an offer to buy the goods at the price stated. वो सिर्फ इनविटेशन है कि तुम आके मुझे ऑफर करो कि तुम ये खरीदना चाहते हो और मैं आपको इतने पैसे दूंगा, क्या मुझे ये दे सकते हो या नहीं? समझ गए? If a customer therefore enters his shop, tenders the price, demands the article, shopkeeper is not bound to sell it to them. क्योंकि शॉपकीपर ने नहीं कोई ऑफर कर रखा था जो वो आके बोल रहा है अब तो आपको करना पड़ेगा, आपने तो ऑफर किया था। Shopkeeper is not bound to sell it to him because he did not make an offer. Customer will make an offer, shopkeeper will accept the offer. अगला पेज पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। Which the shopkeeper may or may not accept. जब कस्टमर बोल रहा है मुझे ये दे दो सामान, तो शॉपकीपर मे और मे नॉट एक्सेप्ट, ही इज़ नॉट बाउंड टू सेल द आर्टिकल। अब यहाँ पे एक केस आता है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट सर्दर्न लिमिटेड। नाम थोड़ा लंबा है बट यही है, इसका कुछ नहीं कर सकते हो तुम। मैं आई होप आई विश तुम कर सकते, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यही केस के नाम लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है? तो देखो क्या बोला इसने, क्या था केस देखो। अ कस्टमर सिलेक्टेड अ ड्रग फ्रॉम, ड्रग यहाँ पे ड्रग मत समझना, ड्रग इज़ अ मेडिसिन, फ्रॉम द शेल्फ्स इन अ सेल्फ सर्विस शॉप। सेल्फ सर्विस शॉप मतलब वही कि आप आते हो, सामान खुद देखते हो, सामान उठाते हो, शॉपकीपर के पास लेके जाते हो कि मुझे ये चाहिए, बिल बना दो। वो वाली टाइप की शॉप इज़ अ सेल्फ सर्विस शॉप। एंड brought the same to the cash desk where a registered pharmacist supervised the purchase of all goods. Question was whether the taking of goods from the shelves constituted an offer to buy or it constituted an acceptance of the offer by the shopkeeper to sell. ये लाइन थोड़ी समझ नहीं आई होगी, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो। वो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन ये आया था कोर्ट में कि भैया जब एक कस्टमर शॉप में आके शेल्फ से उठा के एक प्रोडक्ट कैश काउंटर पे लेके जा रहा है, तो क्या वो एक ऑफर कर रहा है शॉपकीपर को कि मुझे वो दे दो ये वाला प्रोडक्ट, या वो एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑफर जो शॉपकीपर ने पहले उसे किया था, वो सामान को शेल्फ पे रख के। शॉपकीपर ने सामान शेल्फ पे रखा, तो क्या उसने ऑफर किया और वो कस्टमर ने एक्सेप्ट किया उस शेल्फ से वो प्रोडक्ट उठा के, या कस्टमर ने खुद ऑफर किया?
यही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी पहले पहले अभी 2 मिनट पहले जो बताई है कि जो कस्टमर ने शेल्फ से प्रोडक्ट उठाया, क्या वो ऑफ़र है क्या या वो एक्सेप्टेंस है? तो आंसर है कि वो एक ऑफ़र है, ठीक है? अब देखो ये लेकिन कोर्ट में क्वेश्चन ये आया था कि क्वेश्चन वाज़ वेदर द टेकिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द शेल्फ कंस्टिट्यूटेड एन ऑफ़र टू बाय और इट कंस्टिट्यूटेड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र बाय शॉपकीपर. Holding that it was only an offer to buy, learned judge observed that it would be wrong to say that the shopkeeper is making an offer to sell every article in the shop to any person who might come in, and that the person can insist on buying an article by saying, I accept your offer. Therefore, I am of the opinion the mere fact that a customer picks the bottle of medicine from the shelf in this case does not amount to acceptance of an offer to sell. It is an offer by the customer to buy. There is no sale effected until buyer's offer is accepted by the acceptance of the price. वही चीज़ जो अभी मैंने बताई कि जो कस्टमर आता है और प्रोडक्ट शेल्फ से उठा के कैश काउंटर तक लेके जाता है, तो ही इज़ मेकिंग एन ऑफ़र टू द शॉपकीपर कि भैया मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ कि मेरे 200 रुपये ले लो और मुझे ये प्रोडक्ट दे दो. और फिर शॉपकीपर बोलता है मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हारे 200 रुपये लेके ये तुम्हें आर्टिकल दे रहा हूँ. ये केस था, ठीक है? अभी हमने क्या किया, पहला जो था याद करो ऑक्शन वाला एग्जाम्पल, हम वो एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जहाँ पे इनविटेशन टू ऑफ़र, जहाँ पे इनविटेशन टू ऑफ़र होता है. और उसका पहला एग्जाम्पल था ऑक्शन, दूसरा एग्जाम्पल था ये मेडिसिन वाला शॉपकीपर वाला, तीसरा एग्जाम्पल अभी हम जो कर रहे हैं वो है कैटलॉग्स एंड प्राइस लिस्ट्स. देखो कैटलॉग मतलब प्राइस लिस्ट समझते हो ना, कोई हर एक ब्रांड अपना ऐसे निकालता रहता है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स के कि हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं इस प्राइस पे. एक तरह से मेन्यू समझ लो. तो जो मेन्यू होता है वो पूछ रहा है कि क्या वो मेन्यू, अगर आपने किसी किसी को वो मेन्यू पकड़ा गया, मतलब मान लो किसी न्यूज़पेपर में किसी ने अपना वो कैटलॉग छाप दिया जिसमें सारे प्रोडक्ट्स और उनके प्राइस लिखे हैं, तो वहाँ पे वही क्वेश्चन आता है कि ऐसे लगता है कि जो शॉप वाले हैं वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं उस न्यूज़पेपर में वो कैटलॉग डाल के. नहीं, वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र कर रहे हैं कि तुम आओ मेरी दुकान में और तुम हमें ऑफ़र करो कि हम ये 200 रुपये दे के ये खरीदना चाहते हैं, और फिर वो देगा वही सेम ऊपर वाली बात. बस फ़र्क ये है कि इस बार प्राइस टैग लगा हुआ था पिछले केस में दुकान पे, और यहाँ पे न्यूज़पेपर में प्राइस लिस्ट है. बस ये फ़र्क है. उसके बाद एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स एंड कोटेशंस, ये भी वही चीज़ है, ध्यान से समझना. ये टेंडर वाला कॉन्सेप्ट ये समझना अच्छे से. माइक चेक कर लेता हूँ बार बार, कई बार 2-2 घंटे का लेक्चर बना के मेरे को बाद में पता लगता है यार यार माइक ही नहीं मैंने लगा रखा था, फिर वो ऑडियो अच्छा नहीं होता है. एंड देन आई डोंट वांट कि कुछ भी वैसा अपलोड करूँ मैं. सो आई ट्राई टू रीशूट द वीडियो एंड देन अपलोड इट फॉर यू. एनी हाउ, ओके. तो टेंडर्स और कोटेशंस में देखो, एक एडवर्टीजमेंट अगर आप लगाते हो, मान लो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें वो टेंडर्स और कोटेशंस को इनवाइट कर रहा है, वो भी अगेन सेम चीज़, इनविटेशन है ऑफ़र की और ना ही ऑफ़र नहीं है वो. ठीक है, यहाँ पे एक केस समझो क्या है, स्पेंसर वर्सेस हार्डलिंग का ये केस है. यहाँ पे ए डिफेंडेंट एडवर्टाइज्ड द गुड्स टू बी सोल्ड बाय टेंडर, मतलब बेसिकली उसने एक एडवर्टीजमेंट निकाली और बी जो है एक इंसान उसने भेजा अपना कि मैं इतना प्राइस दूंगा, वो हाईएस्ट प्राइस निकला, लेकिन उसको वो नहीं दिया गया प्रोडक्ट. तो उसने केस कर दिया कि भाई मेरा प्राइस हाईएस्ट था, ऐसे कैसे उसने मुझे नहीं किया, उसने खुद ने ऑफ़र किया था न्यूज़पेपर में डाल के, मुझे देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं दिया. तो मैंने केस कर दिया फिर उस पर, लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि उसने न्यूज़पेपर में टेंडर्स इनवाइट किए थे, वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र था, वो ऑफ़र नहीं था. आगे उसकी खुद की मर्ज़ी है वो किसको देना चाहे किसको नहीं. तुम ऑफ़र कर रहे हो वो नहीं कर रहे, वही सेम चीज़ शॉपकीपर वाली, कस्टमर्स मेक एन ऑफ़र नॉट द शॉपकीपर. ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ आई कि इन अ सूट इट वाज हेल्ड दैट द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस टू सेल टू द पर्सन हु मेड द हाईएस्ट टेंडर. एडवर्टाइजमेंट में ये थोड़ी लिखा था कि जो हाईएस्ट देगा मैं उसे पक्का पक्का मैं उसी को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं लिखा. उसने टेंडर्स को इन्वाइट किया था. इट वॉज मियरली अ मोड ऑफ डिटरमाइनिंग वॉट ऑफर्स कैन बी हेल्ड. माध्यम था, एक मीडियम था न्यूज़पेपर पे छाप के वो इनवाइट करवाना टेंडर्स को. ठीक है, अब यहाँ पे टेंडर के बारे में थोड़ी बातें दे रखी हैं, ये भी समझ लो ताकि कोई केस अगर इनसे रिलेटेड आए तो भी आपको पता हो. देखो टेंडर्स जो हैं या तो किसी डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड्स के होते हैं, या जब आप स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हो ना एक और स्पेसिफिक क्वांटिटी की, ऐसा कोई अगर टेंडर है तो उसमें जो टेंडर का एक्सेप्टेंस है
वो एक्चुअल में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि हाँ आपने हाँ बोली थी कि हाँ आप इतना माल उसको इस दोगे, बेसिकली इस चीज़ का, किसी पर्टिकुलर गुड्स का इतना माल आप दोगे, आपने बोला था, आप तो आपने टेंडर एक्सेप्ट किया, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट वहीं पे हो गई, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन एक और टाइप का टेंडर होता है विच इज़ फॉर सप्लाई ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सीडिंग अ क्वांटिटी, मतलब वो बता देता है कि इससे ज़्यादा का नहीं लूँगा मैं आपसे। जब डिमांड करता है बंदा तभी आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना है। और फिर आप उस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकते कि हाँ तूने तो बोला था तू मांगेगा, तूने मांगा क्यों नहीं। समझो ये क्या है, देखो स्टैंडिंग ऑफर का केस होता है, एक तो हो गया डेफिनेट क्वांटिटी, वो मैंने बता दिया। ये वाला जो केस था ये वाला है, ठीक है। एंड ये जो ब्लू वाला अभी मैं बता रहा हूँ ये सेकंड वाला केस है, ठीक है। समझो ये क्या है कि अगर मैंने बोला कि आने वाले साल में मुझे इतनी चीज़ का तो सप्लाई कर दियो 200 किलो का, 200 किलो से ज़्यादा का नहीं होगा। अब यहाँ पे ये एक स्टैंडिंग ऑफर है, अभी वो ना मैंने उसे ऑफर किया है, मैंने तो बोला है 200 किलो तक का मंगाऊंगा, और वो भी अगले साल में। तो ऑब्वियसली मैं जब अगले साल में मांगूंगा कि हाँ अब दे, तभी देगा ना वो, उससे पहले तो नहीं देगा। तो डिलीवरी विल बी मेड इफ एंड व्हेन डिमांडेड, डिमांड होगी तो ही मिलेगा, और डिमांड जब होगी तभी मिलेगा, उससे बाद उससे पहले नहीं मिलेगा। तो ऐसा टेंडर जो है ये एक स्टैंडिंग ऑफर है। इस केस में टेंडर का एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं दूंगा तुझे, जब तू मांगेगा तो दूंगा, ये टेंडर का एक्सेप्टेंस कोई भी ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। क्योंकि अगेन एक तो चीज़ इसमें ये भी आगे की याद है, मैंने बोला था कि वेग ऑफर, सर्टेनिटी, डेफिनेट चीज़ जब तक नहीं है तब तक वो ऑफर ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑफर देखो नहीं है वो प्रॉपर, क्योंकि 200 तक लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा, ये प्रॉपर नहीं है। तो वैसे भी नहीं है, और इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक टेंडर है कि आने वाले साल में मैं इतना ले लूंगा तुझसे, लेकिन सिर्फ जब मांगूंगा तब दियो, अदरवाइज नहीं मांगूंगा तो नहीं दियो। बहुत वो सिंपल चीज़। तो यहाँ पे ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई है, अगर वो नहीं मांगेगा ना अगले साल में, तो ये नहीं है कि वो आगे अलग आके बोले कि तूने तो मांगा नहीं, तूने तो बोला तू मांगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले वाले केस में जो अभी ये टेंडर मैंने रेड वाला बताया है, ये रेड वाले में ऐसा होता है कि अगर वो बोले यार तूने बोला था कि तू मांगेगा, लेकिन तूने नहीं मांगा, लीगल लीगल क्रिएशन लीगल रिलेशंस क्रिएट हुए थे। यहाँ पे नहीं है, ये ब्लू वाले में नहीं है, ठीक है। Offeree has the right not to place any order after having approved the tender, and offerer has the right to withdraw the order before the order is placed। जो ऑफर कर रहा है कि जैसे मैंने बोला कि मेरे को 200 किलो तक का सामान देना होगा, एंड उसने बोला कि हाँ मैं तेरे को दूंगा 200 किलो तक का, आने वाले साल की बात हुई। अब यहाँ पे मेरे पास ये हक है कि मैं ऑफर करूँ ही ना उसे, मतलब मैं वो 200 किलो वाला सामान मंगाऊँ ही ना, मुझे वो कुछ नहीं बोल सकता। और उसके पास भी राइट है, सामने वाले के पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास है, उसके पास भी राइट है कि वो जब तक मैं प्लेस नहीं कर देता एक्चुअल ऑर्डर, वो भी उस ऑर्डर से पीछे हो सकता है कि यार तूने बोला था ना एक बार कि अगले साल मंगाएगा, मैं नहीं दूंगा तुझे, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता कि हाँ ठीक है, फिर ना मैं कुछ बोल पाऊंगा ना वो मुझे बोल पाएगा। हाँ, अगर मैंने ऑर्डर कर दिया है, अगले साल जो ऑर्डर करना था 200 किलो का, मैंने बोला हाँ यार मेरे को 190 किलो दे दे, फिर वो नहीं पीछे हट सकता, क्योंकि उसने वो एक्सेप्ट किया था और मैंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, फिर वो पीछे नहीं हट सकता। समझ रहे हो? थोड़ा एक बार 2-3 बार रिमाइंड करके चाहे देख लो, बट ये चीज़ समझ लो, क्योंकि कई बार पेपर में ना घुमाने के लिए टेंडर वाली चीज़ में यही चीज़ डालता है, फिर यही चीज़ वो घुमा देगा। तो इसलिए अभी से समझ लोगे तो घूमोगे ही नहीं कभी, क्योंकि यही प्रॉपर चीज़ है, इसके बाहर नहीं आएगा। के बाद जो फिफ्थ हमारा होता है, फिफ्थ जो है वो है मियर स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस। अब ये समझो, देखो कहीं पे भी अगर अगर ये बता रहा हूँ कि लोएस्ट से लोएस्ट मैं इतने प्राइस में वो चीज़ बेच दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाले को बोल रहे कि मैं तुझे इसी लोएस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ और वो ऑफर कर रहा है, ऐसा नहीं है। समझो क्या लिखा है। एक मिनट में इसको थोड़ा वो कर दूँ। ऑलराइट, जा यार। A mere statement of lowest price at which vendor would sell something contains no contract to sell at that प्राइस टू द पर्सन मेकिंग द इंक्वायरी। मतलब अगर सिर्फ किसी ने एक इंक्वायरी की है कि हाँ किस लोएस्ट प्राइस पे आप दोगे, और कोई बता रहा है कि हाँ मैं इतने लोएस्ट प्राइस पे वो दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको बोल रहा है कि मैं तुझे इतने प्राइस पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये केस यहाँ पे आएगा, तो अच्छे से समझेगा, एक बार इसको समझ लो।
हार्वे वर्सेस फैके, ठीक है, ये केस है। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, उसने ए ने बी को जो है टेलीग्राफ भेजा, जिसमें दो चीज़ें उसने पूछी। पहली चीज़, क्या तुम हमें बम्पर हॉल पेन बेचोगे या नहीं, ये एक प्लॉट ऑफ लैंड था एक तरह से। और सेकंड चीज़ उसने पूछी, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, कि तुम किस लोएस्ट कैश प्राइस पे, बस ये बोला टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। तो बी ने उसको रिप्लाई किया, लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पल हॉल पेन इज़ 900 यूरोज़। तो ए ने फिर दोबारा टेलीग्राफ किया, वी एग्री टू बाई बम्पर हॉल पेन फॉर 900 यूरोज़, जो आपने बोला। तो अपने बाकी सब डिटेल्स वगैरह उसने मांगी, लेकिन फिर ए ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं दे रहा तुम्हें। तो फिर ए ने बी पे केस कर दिया। उल्टा बोल दिया क्या, जिसने बेचना था बेसिकली उसने मना कर दिया। तो फिर जो खरीदने वाला था उसने फिर उस पर केस कर दिया कि तुमने तो बोला था कि तुम बेच रहे हो, तो फिर तुम अपने ही बेच रहे हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का वो है, यू आर रिफ्यूजिंग टू कंप्लीट योर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे फिर केस जब आया तो कोर्ट ने बोला कि उसने आपको दो चीज़ें पूछी, ठीक है, उसने दो चीज़ें पूछी, क्या आप बेचोगे हमें, और लोएस्ट प्राइस क्या है वो बताओ। उसने आंसर में क्या लिखा, लोएस्ट प्राइस इतना, उसने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन की क्या तुम हमें बेचोगे इसका आंसर नहीं दिया। तो यानी कि यहाँ पे पहले उसने आपको बेचने के बारे में बात नहीं की। दूसरी बार जब आपने टेलीग्राफ उसको किया था कि हम आपको हम आपसे वो खरीद रहे हैं 900 यूरोज़ में, वो ऑफ़र था तुम्हारा, जो उसने बाद में रिजेक्ट कर दिया। ऑफ़र तो रिजेक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, पीछे कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हट सकते, ऑफ़र से तो कर सकते हैं। ऑफ़र उसने एक्सेप्ट नहीं किया एक तरह से। तो यहाँ पे यही कि पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। देखो, ए ने बी को टेलीग्राफ किया, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। तो टेलीग्राफ लोएस्ट प्राइस दूसरा क्वेश्चन पूछा, दो क्वेश्चन टेलीग्राफ किए। बी ने रिप्लाई किया, लोएस्ट प्राइस इज इतना, उसने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया। ए ने फिर टेलीग्राफ किया, वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर 900 आस्क्ड बाय यू। तो उसने बोला डिटेल्स वगैरह भेज दो। तो ऑन रिफ्यूज़ल टू सेल बम्पर हॉल पेन या प्लॉट ऑफ लैंड ए सूड बी, कि उसने रिफ्यूज़ किया तो ए ने बी पे केस कर दिया। और केस कर दिया तो क्या हेल्ड हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि फर्स्ट टेलीग्राफ में दो क्वेश्चंस थे, विलिंगनेस टू सेल एंड लोएस्ट प्राइस। उसने सिर्फ लोएस्ट प्राइस बताया, बी रिप्लाइड दी सेकंड क्वेश्चन ओनली। तो लास्ट टेलीग्राफ जो सेकंड था ना कि वी एग्री टू बाय, दैट वाज ऑफर विच वाज रिजेक्टेड। तो ऑफर रिजेक्ट होना तो बिल्कुल वो है वैलिड। तो यहाँ पे ये केस सेल्व हुआ कि जो खरीदने वाला था वो गलती हुई उससे, क्योंकि उसने देखा नहीं कि उसने दो क्वेश्चन में से दोनों का आंसर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे बात ये चल रही है कि अगर मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ लोएस्ट प्राइस पे मैं इतना दूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तेरे को इस लोएस्ट प्राइस पे वो बेच रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक और यहाँ पे केस है, मैकफर्सन वर्सेस अपाना। तो ए ने बी को ऑफर किया कि मैं तुम्हारा एक लॉज जो है वो खरीदना चाहता हूँ 6,000 रुपये में। बी लॉज मतलब एक तरह से घर समझ लो। तो फिर ए ने बी के किसी एजेंट को, जिसका घर है उसके किसी एजेंट को बोला कि पूछ के बताओ भाई कि एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं ऑफर मेरा, और उनको बोलना कि अगर 6,000 कम लग रहे हैं तो कोई हायर उससे भी प्राइस होगा जो हमें ठीक लगे तो हम उसमें भी ले लेंगे, आप एक बार पूछो। तो एजेंट ने बोला कि 10,000 से कम में बात नहीं होगी। तो फिर ए ने बोला ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि बी ने कोई ऑफर नहीं किया था, वो सिर्फ ऑफर इनवाइट कर रहा था कि 10,000 से कम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी जो अगर 10,000 तक का ऑफर है या 10,000 से ज़्यादा तक का ऑफर है तो आप आ सकते हो, वो इनविटेशन टू ऑफर है। ऑल्सो बी ने ये नहीं बोला ना कभी भी कि हाँ मैं तुझे दे रहा हूँ 10,000 में, उसने बस ये, उसके एजेंट ने बस ये बताया कि 10,000 से कम तो नहीं बात हुई। तो यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर आ रहा है, कोई ऑफर नहीं था ये। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगेन जो हार्वे वर्सेस फैके वाला केस है उसका प्रिंसिपल यूज़ करते हुए ये बोला कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, इसको भी रीड करेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। मैकफर्सन वर्सेस अपाना, ए ऑफर्ड टू परचेज द लॉज ओन्ड बाय बी फॉर 6,000, और उसने बोला कि पूछ के बताओ भाई एक्सेप्ट है, एंड उसने बोला ही वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट हायर प्राइस इफ फाउंड रीजनेबल, ज़्यादा भी प्राइस मांगेगा तो वो मैं मान लूँगा। लेकिन उसने एजेंट ने बोला कि वोंट एक्सेप्ट लेस देन 10,000, और ए ने सीधा उसको वो ऑफर समझ के उसे एक्सेप्ट कर लिया, और वो आ गया वो सूट पे। वो केस जब लड़ा तो ये हेल्ड हुआ कि यहाँ पे देर वॉज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, रिलायड ऑन द प्रिंसिपल हार्वे वर्सेस
फैके वाला, उस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये हुआ कि देयर वाज नो असेंट टू ऑफ एज ऑफर। बी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं तेरे को दे रहा हूँ 10,000, उसने उसके एजेंट ने बस ये बताया था कि 10,000 से कम में तो नहीं बात हुई थी। तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा भी है इनवाइटिंग ऑफर्स। बी डिड नॉट मेक ऑफर बट वॉज इनवाइटिंग ऑफर्स। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया केस। फिफ्थ था ये। सिक्स्थ जो चीज़ आती है वो देखो, एक आपने शायद इनकम टैक्स में अभी तक शायद नहीं किया होगा, इनकम टैक्स आया नहीं है तुम्हारा, बट एक चीज़ होती है VRS। समझना इसको क्या होता है। VRS इज़ वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। मैं एक मान लो मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, उस कंपनी में मेरे को लग रहा है कि यार मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो रखे हैं, इतने की मुझे ज़रूरत है नहीं, पेमेंट उन्हें करनी पड़ती है सैलरी वगैरह की, संभाल मैं पा नहीं रहा हूँ, संभाल नहीं पा रहा हूँ मैं उन्हें, तो मैं वो एम्प्लॉयज़ को कम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसे कैसे उन किसी को भी निकाल दूंगा, है ना, सब लड़ने पे आ जाएंगे कि ऐसे कैसे निकाल रहे हो हमें। तो मैं एक इसको बोलते हैं एक इंसानियत के नाते वाला तरीका है VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। मैं एक ऑप्शन निकालता हूँ कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए कि तुम अपनी रिटायरमेंट से पहले ही रिटायर हो जाओ, तुम्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहेगी, एक्स्ट्रा पैसा कॉम्पनसेशन VRS के अंडर भी उसे दे दिया जाता है कि इतने पैसे लो और ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाओ। तो सामने वाला बंदा भी सोचता है यार मेरे को तो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, मैं क्यों वो एक वो करूँ। तो वो कई बार लीव कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाह रही है, अगेन इसलिए क्योंकि उसके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वो बस एक ह्यूमेन तरीका चाह रही है एम्प्लॉयज़ को कम करने का नंबर। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में एक केस आता है, देखो, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस OP स्वारंकर। यहाँ पे एक केस हुआ और यहाँ पे कंक्लूजन जो था वो ये निकला कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अगर एक ये बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक था, उसने ये अनाउंस किया है कि हाँ हम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकाल रहे हैं, तो जो एम्प्लॉई ये बता रहा है कि हाँ मैं विलिंग हूँ, मैं रिटायर होने का लिए विलिंग हूँ, वो बंदा खुद ऑफर है। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ऑफर कंपनी कर रही है उसको कि तू निकल जा, या एम्प्लॉय ऑफर कर रहा है कि मैं निकल रहा हूँ बदले में मुझे पैसे चाहिए। तो यहाँ पे कंक्लूजन में ये निकला, देखो यहाँ लिखा है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट करना वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का ऑफर नहीं है। ये सेम उस तरीके से याद करो जो मैंने शॉपकीपर वाला बताया था कि आपने प्राइस टैग लगाया या न्यूज़पेपर में छपवाया, वो ऑफर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी VRS का अनाउंस करना कि हम VRS निकाल रहे हैं, वो कोई ऑफर नहीं है, कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। जो एम्प्लॉय है वो जब अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है कि हाँ मैं रेडी हूँ ये करने के लिए, तो एम्प्लॉय इज मेकिंग एन ऑफर, एम्प्लॉय इज मेकिंग एन ऑफर, एंड फिर वो ऑफर कंपनी एक्सेप्ट करती है, तो वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट, कंपनी की तरफ से वो जब एक्सेप्ट होगा तब जाके वो बनता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ठीक है, अगेन ये सारे एग्जाम्पल्स ये थे कि जहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर या कोई और इंटेंशन कोई और होती है, तो उस वजह से वो ऑफर नहीं होता है। यूजुअली लोग ऑफर समझ लेते हैं, ये जैसे यहाँ पे था कि मैं VRS अनाउंस कर रहा हूँ, क्या ये ऑफर है, आंसर इज़ नो, इट्स नॉट एन ऑफर। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंस दे रखा है यहाँ बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। समझते हैं इसको, करते हैं इसको। देखो, ऑफर इज एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अनदर। सिंपल भाषा में मैं अगर अगेन ऑफर की डेफिनेशन मैंने जो बताई थी कि ऑफर या प्रपोजल का मतलब कि जब कोई अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने की या ना करने की विद एन इंटेंशन टू रिसीव द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन फॉर डूइंग और नॉट डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, इट इज़ कॉल्ड एन ऑफर। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर अभी मैंने बताया था कि वो सिर्फ इनवाइट कर रहे हो टू नेगोशिएट, कि आओ और नेगोशिएट फिर हम करते हैं, आओ फिर मैं ऑफ़र वगैरह की बात करेंगे, तो वो एक इनविटेशन है, वो एक्चुअल ऑफ़र नहीं है। ठीक है, तब देखो पार्टीज, ऑफरर मेक्स ऑफर टू ऑफरी, ये तो पता ही है। यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर में जो बंदा, ये हर केस में जैसे मैंने बताया था, शॉपकीपर वाले केस में, VRS के केस में, सारे केसेस में यही था कि जो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है वो ये ऑफर का इनवाइट कर रहा है कि तुम आके मुझे ऑफर दो। जैसे शॉपकीपर के केस में एडवर्टीजमेंट मान लो उसने लगाई, तो वो एडवर्टीजमेंट ये इनविटेशन टू ऑफर है, और जिसने वो एडवर्टीजमेंट लगाई वो ये बोल रहा है, जैसे कस्टमर को बोल रहा है कि तुम आके मुझे ऑफर करो और मैं तुम्हें वो बेच दूंगा। तो यहाँ पे केस में क्या होता है, जो इनविटेशन कर रहा है दैट पर्सन इज मेकिंग द
इनविटेशन टू मेक द अदर पर्सन मेक द ऑफर। मैं इनविटेशन अगर डाल रहा हूँ तो इस चीज़ का डाल रहा हूँ कि तुम आके मुझे ऑफर करो। जैसे उसके केस में, वो शॉपकीपर में, प्राइस कैटलॉग के, BRS के केस में, सब केस में यही था। तो पर्सन मेकिंग इनविटेशन इनवाइट्स द अदर पर्सन टू मेक द ऑफर। सामने वाले को इनवाइट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि तू आके मुझे ऑफर कर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑफरी। यहाँ पे अगेन इनविटेशन टू ऑफर जिसने दिया है उसकी मर्जी है कि वो सामने वाला जो ऑफर उसे करेगा, यानी जैसे कस्टमर ऑफर करेगा तो वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ऑफर इज मेड टू द पर्सन इनवाइटिंग द ऑफर एंड ही मे एक्सेप्ट द ऑफर और मे नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। समझ गए ना? जो जो बंदा इनवाइट कर रहा था ऑफर, उसको कस्टमर आके ऑफर देता है जिसको वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। फॉर्म, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑफर टू एन इंडिविजुअल एंड जनरल ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज। मतलब ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। उसका क्या फॉर्म था याद करो? डिस्प्लेड गुड्स इन अ शॉप, कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, शेयर इशू बाय कंपनी, ये सारे एग्जाम्पल्स उसके थे। एग्जाम्पल ऑफर क्या लिख रखा है? एम ऑफर एन टू सेल हिज बाइक, ऑफर है। ए गिव्स एन एडवर्टीजमेंट टू सेल सर्टेन गुड्स बाय ऑक्शन, ऑक्शन वाला याद करो क्या था? ऑक्शन, इन्विटेशन टू ऑफर, है ना? तो ये आपका डिफरेंस हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, ये हम ऑफर का वो पढ़ रहे थे, याद करो ये तो बस सब पार्ट्स आ गए थे इनविटेशन टू ऑफर के। हम पढ़ एक्चुअल में क्या रहे थे कि जो ऑफर है वो कब वैलिड माना जाता है और कब एक्चुअली में वैलिड नहीं माना जाता है।